नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू उद्यति क्लासेस। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स पर हम चर्चा करेंगे, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे यूपी टेट 2019 के प्राइमरी लेवल के सीडीपी के 30 क्वेश्चंस की। ये पेपर हुआ 8 जनवरी सन 2020 को। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया? तो बहुविमात्मक मल्टीपल इंटेलिजेंस यानी कि बहुबुद्धि सिद्धांत, ये दिया गार्डनर ने। किसने दिया? गार्डनर ने दिया। इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि बताई है। 8 प्रकार की बुद्धि बताई है। स्पीयरमैन ने द्वितत्व बुद्धि सिद्धांत दिया है, जिसमें इन्होंने 2 तत्व बताए हैं, जी और एस। जी फॉर जनरल और एस फॉर स्पेसिफिक बुद्धि कारक। तो इसका आंसर हुआ बहुविमात्मक प्रज्ञा का आंसर हुआ गार्डनर, हावर्ड गार्डनर। इन्होंने सन 1983 में इस बहुबुद्धि सिद्धांत को प्रतिपादित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसलेक्सिया में यह करने में कठिनाई होती है। तो डिसलेक्सिया में पढ़ने में कठिनाई होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा पढ़ने में। तो डिसलेक्सिया के अंतर्गत वर्णमाला अधिगम में कठिनाई होती है, अक्षरों की ध्वनियों को सीखने में कठिनाई होती है, पढ़ते समय स्वर वर्णों का लोप होना, समान उच्चारण वाले ध्वनियों को न पहचान पाना, इस तरह की जो समस्याएं होती हैं उसको हम बोलते हैं डिसलेक्सिया। अगर हम बात करें कि लिखने में जो कठिनाई होगी उसको हम क्या बोलेंगे? डिसग्राफिया। डिसग्राफिया डिसग्राफिया। और गणित संबंधी जो विकार होगा, गणित संबंधी, तो ये होगा, इसको बोलेंगे हम डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया कैलकुलिया। तो डिसलेक्सिया पढ़ने में अक्षमता को प्रदर्शित करेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है? तो इसमें 4 ऑप्शंस हैं। बच्चे की आवश्यकता के अनुरूप बैठने की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए, बिल्कुल व्यवस्था करनी चाहिए। शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो यही इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि हमें सभी बच्चों पर बराबर ध्यान देना है। यही समावेशी शिक्षा की बात होती है। शिक्षक को बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। शिक्षक को सीखने में अक्षम अतिरिक्त समय देना चाहिए, इसमें भी देना चाहिए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए, रोक देना चाहिए या अनुमति नहीं देना चाहिए? तो हमें प्रेरित करना चाहिए। इसका ऑप्शन हो जाएगा प्रेरित करना चाहिए। हमेशा हमें ध्यान रखना है कि हतोत्साहित या रोकना या अनुमति नहीं देना या दंड देना, इस तरह के क्वेश्चंस के जो आंसर होंगे उनसे हमें बचना है। हमेशा हमें बच्चों को प्रोत्साहित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर हम चलते हैं। बच्चों की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है। तो बच्चों की जो वृद्धि है वो है शारीरिक विकास से। शारीरिक विकास से। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भ से लेकर प्रौढ़ावस्था तक व्यक्ति के अभिन्न अंग के आकार, लंबाई, भार आदि में आने वाले परिवर्तनों को हम वृद्धि कहते हैं, और ये निरंतर बढ़ते जाते हैं। 6th क्वेश्चन, मानव विकास का प्रारंभ होता है। तो मानव विकास का जो प्रारंभ होता है वो गर्भावस्था से ही हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक हैं। इसके जो लेखक हैं वो हैं आर एम गेने, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। थॉर्नडाइक, थॉर्नडाइक ने लिखी है एनिमल इंटेलिजेंस, द साइकोलॉजी ऑफ अर्थमेटिक, ये 2 किताबें लिखी हैं। गैनी की हो गई द कंडीशंस ऑफ लर्निंग, बीएफ स्किनर ने लिखी है द सिलेक्शन ऑफ बिहेवियर, पावलोव ने कंडीशनड रिफ्लेक्सेस व लेक्चर्स ऑफ कंडीशनड। प्रश्न नंबर 8 पे चलते हैं। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोध की अवस्था है, यह कथन है। तो ये कथन दिया है स्टैनले हॉल ने, स्टैनले हॉल ने। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव और तूफान अथवा विरोध की अवस्था है। जरशील्ड के अनुसार किशोरावस्था वह समय है जिसमें विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है। क्रो एंड क्रो ने भी कहा है किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। तो किशोरावस्था संघर्ष और तनाव और विरोध की अवस्था है, ये कथन दिया है स्टैनले हॉल ने, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है माइक्रो टीचिंग में? तो माइक्रो टीचिंग का टाइम होता है 36 मिनट्स। क्वेश्चन नंबर 10, सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण हैं जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती, यह कथन है। तो ये जो कथन है, ये कथन है रॉस का। सीखने का पठार, जब सीखने में बच्चे कठिनाई महसूस करते हैं तो उसमें सीखने में पठार आ जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11 क्वेश्चन, यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे क्या करना चाहिए? बच्चे को दंड देना चाहिए, तो बच्चे को दंड हमें नहीं देना। बच्चे को नजरअंदाज करना चाहिए, बिल्कुल नहीं नजरअंदाज करना चाहिए। बच्चे को परामर्श देना चाहिए, बिल्कुल सही। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तत्काल घर वापस भेज देना चाहिए, ये भी गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित हैं को करिकुलर एक्टिविटीज, तो छात्रों के सर्वांगीण विकास से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? अधिगम सिद्धांत, सीखने के सिद्धांत, अधिगम का मतलब सीखने के सिद्धांत, किसने इसमें से प्रतिपादित नहीं किया? बी एस ब्लूम इसका सही आंसर है। इसमें से कोहलर हैं जिन्होंने सूझ का सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया है जो कि एक अधिगम सिद्धांत के अंतर्गत आता है। स्किनर ने जो है क्रिया प्रसूत अनुबंधन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, अनुबंधन का सिद्धांत दिया है, ये भी अधिगम के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। थॉर्नडाइक ने प्रयत्न व त्रुटि का सिद्धांत दिया है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस होते हैं। प्रयत्न व त्रुटि का सिद्धांत दिया है। कोहलर, स्किनर और थॉर्नडाइक, इसमें से एक क्वेश्चंस जरूर आएगा, इनको भी हमें पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, शिक्षा में अवरोधन का क्या तात्पर्य है? बालक का विद्यालय में प्रवेश न लेना, बालक का विद्यालय न जाना, बालक द्वारा विद्यालय छोड़ देना, किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना, ये इसका आंसर सही हो जाएगा। अवरोधन का तात्पर्य है
असफल होना। क्या होना? असफल। अगर बार बार बच्चा जो है असफल हो रहा है तो इसका मतलब शिक्षा में अवरोध उत्पन्न हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है? तो पूर्व ज्ञान जब हम टीचिंग प्लान्स बनाते हैं तो उसमें प्रस्तावना कौशल के अंतर्गत हम जो है पूर्व ज्ञान की बात करते हैं, जिससे जो है बच्चे को पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए आगे के पाठ को पढ़ाया जा सके। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रस्तावना कौशल। क्वेश्चन नंबर 16, मैच दी कॉलम ए एंड कॉलम बी, एनिमल इंटेलिजेंस, पुनर्बलन की अनुसूची, सारगर्भिता का नियम और अनुकूलन। इधर दूसरे कॉलम में है गेस्टाल्ट, पियाजे और थॉर्नडाइक और स्किनर। तो जो एनिमल इंटेलिजेंस है ये बुक है थॉर्नडाइक की। तो एनिमल इंटेलिजेंस जो बुक है वो है थॉर्नडाइक की। तो थर्ड से इसको हम मुना देंगे। पुनर्बलन की अनुसूची ये जो है स्किनर से संबंधित है। सारगर्भिता का नियम ये गेस्टाल्ट से संबंधित है। अनुकूलन पियाजे से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। फर्स्ट का थर्ड, सेकंड का फोर्थ एंड सी का फर्स्ट एंड डी का सेकंड। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा निरंतरता का सिद्धांत, क्योंकि निरंतर चलने वाली ये प्रक्रिया है। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। अंतः संबंध सिद्धांत के अंतर्गत बालक के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक आदि पहलुओं के विकास में परस्पर संबंध होता है। एकीकरण का सिद्धांत विकास में पूर्ण से अंगों की ओर एवं अंगों से पूर्ण की ओर गति निहित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस संशोधन में शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई? तो इसका आंसर है 86वां संविधान संशोधन। भारतीय संविधान में 86वां संशोधन अधिनियम 2002 शिक्षा के अधिकार से संबंधित है, जिसमें अनुच्छेद 21 में एक नया खंड जोड़कर अनुच्छेद 21A बनाया गया है। 21A बनाया गया है, ये ध्यान रखना है, 21A बनाया गया है, जिसमें शिक्षा मौलिक अधिकार बन गई है, जिसमें 6 से लेकर के 14 साल तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करानी है। तो ये 86वां संविधान संशोधन अधिनियम सन 2002 से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 19, अभिप्रेरणा के मूल सिद्धांत, मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक थे? इसके ऑप्शंस हैं मैकडूगल, अब्राहम मैस्लो, सिम्पसन या विलियम जेम्स। तो इसका उत्तर हो जाएगा मैकडूगल। मैकडूगल ने मूल प्रवृत्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किया और इनके अनुसार मानव मस्तिष्क में कुछ जन्मजात प्रवृत्तियां होती हैं और इन्होंने 14 मूल प्रवृत्तियों की बात की है। 14 मूल प्रवृत्तियां। अब्राहम मैस्लो ने एक नियम दिया है मांग एवं आवश्यकता पदानुक्रम, आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत इन्होंने दिया है। तो अभिप्रेरणा का मूल प्रवृत्ति सिद्धांत मैकडूगल इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विकास की किस अवस्था को कोल एवं ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? संवेगात्मक विकास का, तो संवेगात्मक विकास का जो अनोखा काल है वो है बाल्यावस्था, ये कोल एवं ब्रूस ने कहा है।
और वास्तव में माता-पिता के बाल विकास की इस अवस्था को समझना कठिन है, ये बात भी इन्होंने कही है। तो इसका ऑप्शन बाल्यावस्था सही है। क्वेश्चन नंबर 21, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, ये किसने कहा है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा गिलफोर्ड ने। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। वुडवर्थ ने भी इसमें कुछ कहा, नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं को अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम करने की प्रक्रिया है। आदतों, ज्ञान तथा अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है, ये क्रो ने कहा। क्वेश्चन नंबर 22, सूची ए तथा सूची बी को सुमेलित कीजिए। ब्रूनर, आसुबेल, ग्लेजर। इधर लिस्ट बी है, बुनियादी शिक्षण प्रतिमान, साइनेप्टिक्स शिक्षण प्रतिमान, अग्रिम संगठक शिक्षण प्रतिमान। तो ब्रूनर जो है संप्रत्यय उपलब्धि शिक्षण प्रतिमान की अवधारणा इन्होंने दी। आसुबेल ने अग्रिम संगठक शिक्षण प्रतिमान की अवधारणा, ग्लेजर ने बुनियादी शिक्षण प्रतिमान और गार्डन ने साइनेप्टिक शिक्षण प्रतिमान की अवधारणा इन्होंने प्रस्तुत की। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। समस्या समाधान का प्रथम चरण है। तो समस्या समाधान के लिए सर्वप्रथम हमें चाहिए कि हम समस्या की पहचान कर लें। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा समस्या की पहचान। समस्या समाधान विधि के 5 चरण होते हैं। सबसे पहले समस्या की पहचान करना, उसके बाद परिकल्पना का निर्माण करना, तथ्यों का संकलन या आंकड़ा संग्रहण करना, उसके बाद परिकल्पना की विशिष्ट परिस्थिति में परीक्षण करना। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा समस्या समाधान का प्रथम चरण समस्या की पहचान करना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालकों को अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा। कब होगा? पढ़ने लिखने एवं गणितीय कुशलताओं पर ही बल होगा। बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनोचालक पक्षों का विकास होगा। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बालकों का संज्ञानात्मक या भावात्मक तथा मनोचालक पक्षों का जब विकास होगा तो बालक का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा। बी एस ब्लूम ने ये अवधारणा दी है। बी एस ब्लूम, इन्होंने शिक्षण अधिगम के उद्देश्यों को 3 भागों में बांटा है, संज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक और मनोचालक पक्षों में। तो इस तरह से अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा जब बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनोचालक पक्षों का विकास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है? तो इसका ऑप्शन आ जाएगा प्रस्तुतीकरण। क्वेश्चन नंबर 26, किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर डी। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? स्किनर ने दिया, स्किनर ने। और इन्होंने अपना प्रयोग किस पर किया? चूहे पर किया। चूहे पर इन्होंने अपना प्रयोग किया। अनुबंधन पर शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत ये जो है पावलाव ने दिया। इन्हें अनुबंधन का पिता भी कहा जाता है। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत यानी कि एसआर थ्योरी या प्रयत्न व त्रुटि सिद्धांत, प्रयत्न व त्रुटि सिद्धांत भी इसको हम कहते हैं। और ये दिया थॉर्नडाइक ने, थॉर्नडाइक ने। सूझ का सिद्धांत या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत ये दिया कोहलर ने।
बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट, पावलोव, कोहलर, थॉर्नडाइक, स्किनर, इनसे संबंधित हर प्रैक्टिस सेट्स में जरूर कोई ना कोई क्वेश्चन मिलेगा, इसलिए हमें इन्हें पक्का करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है? ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को 3 स्तरों में बांटा है, क्रियात्मक, प्रतिबिंबात्मक और संकेतात्मक। तो इसमें जो है अंत प्रज्ञा अवस्था नहीं है, इसलिए इसका ये आंसर सही हो जाएगा। अंत प्रज्ञा अवस्था ये ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है, बाकी ये तीनों है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अंत प्रज्ञा अवस्था। मॉरिसन ने बौद्ध स्तर के शिक्षण प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया है। कौन कौन से ये 5 पद हैं, ये हमें बताने हैं। तो सबसे पहले आ जाएगा खोज, सबसे पहले आ जाएगा खोज, ये भी है। तो दूसरा ऑप्शन इसमें है और इसमें है। इसके बाद प्रस्तुतिकरण पहले नंबर का, तो प्रस्तुतिकरण के लिए पहला इसमें भी है और इसमें भी है, ये तो कैंसिल हो जाएंगे। इसके बाद आता है आत्मीकरण, तो आत्मीकरण आता है 4th पे, जो कि इसमें है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, बी आंसर इसका सही हो जाएगा। हेनरी सी मॉरिसन ने बौद्ध स्तर के शिक्षण प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया है, जिसमें पहला है खोज, प्रस्तुतिकरण, आत्मीकरण, संगठन और वचन। क्वेश्चन नंबर 29, कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? संज्ञानात्मक क्षेत्र, तो अगर हम बीएस ब्लूम की बात करेंगे, बीएस ब्लूम, तो इन्होंने शिक्षण उद्देश्यों के 3 उद्देश्यों में विभाजित किया है। संज्ञानात्मक उद्देश्य, संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोचालक उद्देश्य, जिसमें से संज्ञानात्मक के भी 6 भागों में हमने विभाजित किया है। ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, संश्लेषण, विश्लेषण और मूल्यांकन। तो इसमें कौन सा इसमें नहीं है? अनुमूल्यन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 30, कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है? तो इसमें लंबवत अधिगम वक्र नहीं होता है, बाकी नतोदर, मिश्रित और उत्तल अधिगम के वक्र होते हैं। तो इस तरह से हमारे 30 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप बने रहिए साथ। नमस्कार।